आज के इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स से आज के वैसे टॉपिक्स लेंगे जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, और हम उनको ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि उन पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का सही आंसर दे सके। हम जो टॉपिक्स लेते हैं वो टॉपिक्स नेशनल, इंटरनेशनल तथा सबसे दुर्लभ बिहार करेंट अफेयर्स से जुड़े गंभीर प्रकृति के टॉपिक्स होते हैं। आइए हम पहला टॉपिक लेते हैं नेशनल से, जो कि भारत में हाइड्रोजन रेल के बारे में है। रेलवे मंत्री ने इसकी घोषणा की है कि 25 जुलाई को हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण भारत में किया गया है। और यह जो है हाइड्रोजन, आप समझिए कि आज के जो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है इसमें ये सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होता है। और हमने भी नेट जीरो 2070 का टारगेट रखा है, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी अभी इस पर तीन ही देश हैं जिन्होंने इस पर काम किया है और जिसका सफल परीक्षण किया है। वो है जर्मनी, सबसे पहले इसी ने किया था 2018 में, फिर उसके बाद में जापान, फिर उसके बाद में यूएसए ने। तो भारत जो है एक तरह से चौथा देश बन गया है जो कि हाइड्रोजन रेल का सफल परीक्षण किया। और ये 25 जुलाई को किया गया, जो रेल मंत्री ने इसकी पुष्टि की और उन्होंने खबर दी। ये एक्चुअली जो परीक्षण किया गया वो हरियाणा के जींद सोनीपत रेल खंड पर किया गया। और यह एक 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन है उसके साथ में किया गया। तो ये काफी एक माइलस्टोन साबित होने वाला है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे तो ये वर्ल्ड के ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो एक हमारा टॉपिक हुआ भारत में हाइड्रोजन चलित रेल कोच की परीक्षा, जो परीक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से अभी 26 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस मनाया। और इसी समय जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं उन्होंने एक घोषणा की कि भारत जो है वो 3 सेना का यूनिट बना रहा है। अब ये सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए ये 3 यूनिट बना रहा है, कोई भी चौथा नाम दे देगा, कह देगा कि इनमें से किसका निर्माण दो ये जुलाई 2025 में या 2025 में हुआ है, नहीं हुआ है। तो एक तो है रुद्र ब्रिगेड, एक है भैरव लाइट कमांडो, और एक है शक्ति बाण रेजिमेंट। देखिए, अब तीनों का जो मतलब है, तीनों का मतलब है यही कि तीनों सेनाओं से बेस्ट को लिया जाए। ठीक है, और साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काफी जोर दिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा, या फिर ऐसे भी पहले भी हम लोग देखते रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो वार है, या ईरान और इजराइल का देखा हमने, इजराइल और गाजा का देखा हमने। तो ड्रोन्स का जो महत्व है वो दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि रुद्र ब्रिगेड जो है, अब इसमें पैदल है, इसमें मशीनीकृत पैदल सेना है, बख्तरबंद है, तोपखाना है, मानव रहित इकाइयां जो यूएवी कहा जाता है। तो ये जो है आ, ये सारा चीज, और ये लॉजिस्टिक भी पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये साजो सामान वगैरह, तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो एक तो हो गया रुद्र ब्रिगेड, इसका नाम याद रखिएगा। दूसरा है ये भैरव लाइट कमांड बटालियन। इसका एक कहा जा रहा है कि ये काफी घातक फोर्स यूनिट हमारे लिए ये होने जा रहा है। और इसकी सबसे खासियत होगी कि काफी कम समय में ये अचानक हमला करने की क्षमता रखता है। तीसरा जो यूनिट जो स्थापित किया जा रहा है
वो है शक्ति बाण। शक्ति बाण एकदम जो ड्रोन स्पेसिफिक यूनिट माना जा रहा है, और इसमें जो है जो पैदल सेना का एक पूरा ड्रोन पलटन इसके लिए डेडिकेट किया जाएगा। तो आपके सामने तीन हैं यूनिट नए जो बन रहे हैं, वो रुद्र ब्रिगेड, भैरव लाइट कमांडो और शक्तिमान रेजिमेंट। इन तीनों को याद रखिएगा। इस पर डिटेल्स जो हैं और भी आने वाले समय में हम लोग अलग से जो वीडियो बनाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। अभी भारत के प्रधानमंत्री अब ये देखिए, ये नेशनल से हम लोग इंटरनेशनल पे आ गए। अभी हम और भी आएंगे, लेकिन अभी ये भारत के प्रधानमंत्री ये ब्रिटेन गए थे और वहां से लौटते हुए मालदीव गए थे। मालदीव जाने का, ये ब्रिटेन के बारे में तो हम लोग एक ये वीडियो में मतलब ये देख ही चुके हैं कि वहां पर जो है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, सेटा आप कह सकते हैं, CETA साइन करने के लिए गए और साइन हुआ। और वो 18 साल के लंबे इंतजार के बाद में हुआ। मालदीव जाने का जो कारण था वो एक्चुअली, मालदीव आपको भी पता होगा शायद कि यह पहले ब्रिटेन के अंडर में था, और इसने 26 जुलाई 1965 को, 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाई। और अब ये 60वां साल मना रहा है, 60वां साल गिरा। और इसी के साथ भारत और मालदीव्स का जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसका भी 60वां साल सेलिब्रेट हो रहा है। तो इस अवसर पर मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, जिसका सम्मान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर यात्रा की है। और जाहिर है 26 जुलाई का था, तो 26 जुलाई को उन्होंने मतलब गए वो। और अब वहां पर जो है, जाहिर है जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष किसी राष्ट्र में जाता है तो वहां पर कई तरह के समझौते और कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर चार महत्वपूर्ण समझौते किए गए भारत और मालदीव्स के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा अगर माना जा रहा है तो वो भारत सरकार द्वारा मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाना। और कितने का? ये $565 मिलियन। इसको अगर आप रुपीज में करिएगा तो 4,850 करोड़ रुपया है। तो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि जैसे कि हमने आपको एक पूल ऑफ अमाउंट दे दिया, एक मनी दे दिया आपको, एक अकाउंट दे दिया जिसमें से कि 4,850 करोड़ रुपया उसमें है। अब आप उसमें से जितना जरूरत हो लीजिए। अगर आप लेंगे तो उस पर ऋण जो इंटरेस्ट लगेगा, और नहीं लेंगे तो उसमें रखा रहेगा, वो आपके डिस्पोजल पर होगा और आप उसे अपना काम करेंगे। और उसके लिए एक फेज्ड मैनर होता है कि आप हमको ये सारा चीज चुकाते जाएंगे, फिर वो आपका हो सकता है। अगर नहीं चुकाएंगे उस समय के बाद में हमारा हो जाएगा। तो ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट की बात होती है, ठीक है। ये जो मित्र देश होते हैं उनके लिए कोई देश करता है उनके विकास के लिए। दूसरा चीज है कि अ, अब जो रीपेमेंट है वो हमने बताया कि एक तौर तरीका फेज्ड मैनर ये किया जाता है। तो उसके लिए जो है एक रीपेमेंट की बात की गई। एक और बहुत महत्वपूर्ण ये बात है इसमें कि जैसे अभी हमने कहा कि ब्रिटेन से प्रधानमंत्री ने अभी CETA साइन करके मालदीव्स पहुंचे थे। अब ये मालदीव्स के साथ में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होने जा रही है, और उसके निगोशिएशंस की शुरुआत इस समझौते के लिए, इस समझौते से किया जा रहा है। तो एक ये भी समझौता हो गया काफी महत्वपूर्ण, जिसमें कि इंडिया मालदीव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस तरह से इसका नाम रखा गया है। आगे में हम लोग जब फाइनलाइज हो जाएगा तब एक औपचारिक नाम अलग भी दिया जा सकता है। ये एक टेंटेटिव दिया जाता है। और
भारत और मालदीव्स के 60 साल जो पूरे हुए, जो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, तो उसके लिए एक कमेमोरेटिव स्टैम्प जो है, एक मेमोरी में, उसके स्मारिका के रूप में एक जारी किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारा ये होता है, आदान प्रदान होता है जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। इसमें दो भीष्म हेल्थ क्यूब सेट्स भेंट किया गया। भीष्म हेल्थ क्यूब सेट्स जो है, अगर ये भीष्म का हम इसके फुल फॉर्म को ये करें, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, अब इसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग फास्ट लिख रहे हैं, फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, ये है। अब ये देखिए, आपसे तो केवल ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भीष्म का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि आए दिन चर्चा में रहता है। राष्ट्र जो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत सारे देश को ये भेंट किया जाता है, तो भीष्म का फुल फॉर्म आपसे सीधे पूछ दिया जाएगा। और यहाँ पर तो मालदीव में वहाँ के राष्ट्रपति को भेंट किया गया। फिर वहाँ का जो डिफेंस बिल्डिंग है, जो रक्षा भवन है, उसका भी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कराया गया। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री के मालदीव विजिट, जो 26 जुलाई को, 25-26 जुलाई को किया गया। तो ये, तो इससे सारा, बहुत सारा सवाल आ सकता है, आप इसको देख सकते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारा, थाईलैंड एंड कंबोडिया। अब देखिए, थाईलैंड एंड कंबोडिया जो है, आप जानते हैं कि एशिया के जो ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, ये काफी इम्पोर्टेंट दो कंट्री हैं। और ये दोनों कंट्रीज में हिंदुइज्म भी और बुद्धिज्म काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर माना जाता है। अब अचानक से 24 जुलाई को इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया। हालांकि वो युद्ध इतना था कि पहले ही दिन जो है 11 लोग मारे गए। ठीक है, और इसमें थाईलैंड और कंबोडिया, थाईलैंड बड़ा देश है, ठीक है, और कंबोडिया उसके मुकाबले में छोटा देश है। कंबोडिया फ्रांस के अंडर में रहा था। बाद में जो है उससे स्वतंत्रता उसको मिली। अब है क्या, दोनों के बीच में जो लड़ाई जो चल रही है, हालांकि हम सोचे हुए हैं कि थाईलैंड कंबोडिया पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारी बात जो है, और ये बताना चाहिए, लेकिन समय का इसमें दिक्कत रहता है। अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन जो मोटे तौर पर आपको हम बात समझा देते हैं, एक तो जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का दोनों में जो प्रसार मतलब है, ये शुरू से, आप आप एंशियंट मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, उसमें भी कंबोडिया के मतलब राजा वगैरह का नाम आता है, बिहार से भी मतलब रिलेटेड है। तो ये सारा चीज आप जो फुल फ्लेजेड जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिटेल से करेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक पहाड़ है, और इस पहाड़ पर दो मंदिर है, प्रसाद प्री विहियर और प्रसाद तामुन थोम। ये दोनों मंदिर जो हैं एक दूसरे से ऐसे 95 किलोमीटर दूर पर है, और ये पहाड़ी पर है। एक्चुअली पहाड़ी का लोकेशन ही ऐसा है कि दोनों देश के बीच में बड़ी मुश्किल है ये मतलब मान पाना कि ये मेरे देश में नहीं है, ये उनके देश में है। ऊपर से क्या हुआ कि फ्रांस के अंडर में कंबोडिया था। फ्रांस ने जो मैप जो बनाया, उसमें कंबोडिया में इसको करा दिया, ये मंदिर को। और ये मंदिर जो है, चूंकि दोनों लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक तरह से थाईलैंड के लिए झटका लगा। और लेकिन जो है, दोनों देश के लोग उसमें आते जाते रहे। हालांकि लोग ही नहीं, दिक्कत है कि दोनों देश की सेनाएं भी वहां पर चहलकदमी करते रहती हैं और आपस में भिड़ जाती हैं। तो ये जो है, अब यही नहीं, केवल मानचित्र में ही कंबोडिया में इस मंदिर को नहीं दिखाया गया, बल्कि 2008 में कंबोडिया के प्रयास से और फ्रांस के प्रयास से यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट होता है, उसके सूची में भी इसको शामिल करवा दिया गया।
अब ये थाईलैंड के लिए लगा कि हमारा तो पूरा लॉस हो गया, लेकिन मामला जो है इंटरनेशनल कोर्ट में गया 2013 में। वहां भी जो है कंबोडिया के दावे को ही सही कहा गया। ठीक है। अब इसके बाद में दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती, मतलब छिटपुट छिटपुट जो है, कभी टेंशन कभी कुछ कभी गोलीबारी चलते रहती है। तो दोनों देशों के बीच में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो ये मंदिर जो है 9th 10th सेंचुरी में खमेर जो है एम्पायर, उसमें बना था। अभी आपने देखा होगा थाईलैंड एक और इसी के कारण से एक तरह से कहिए कि ये चर्चा में था। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेटोंग ट्रम, ये पेटोंग ट्रम सिनवात्रा। ठीक है, हम उनका नाम जो है यहाँ पर लिख देते हैं, पेटोंग ट्रम सिनवात्रा। आपको जानना चाहिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब इनको सस्पेंड कर दिया गया है। और अब ये उसी देश की मिनिस्ट्री में अब ये मिनिस्टर के रूप में ये काफी बड़े फैमिली से वहां से आती हैं और काफी यंग भी हैं। तो इनको सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि इसी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो छिटपुट छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इन्होंने कंबोडिया की तरफ से जो कुछ हिंसक घटनाएं की गई थी आर्म्स वगैरह से, उसमें इनको बातचीत करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें इन्होंने काफी पोलाइटली और काफी दोस्ताना माहौल में ये कहा। और कभी और एक दो शब्द जो है अपने ही सेनाध्यक्ष के इसमें एक तरह से अगेंस्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक तरह से ये कहा जाएगा कि हाँ ठीक है, चलो भाई मेरा भी बच्चा बदमाश है, लेकिन आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो वहां के सेनाध्यक्ष को भी जो है तो तो इन्होंने फोन पर अपने ही सेनाध्यक्ष को थोड़ा सा कहा कि हाँ वो थोड़ा सा इस तरह के हैं, तो हम लोग समझाएंगे उनको। तो ये बात जो है लीक हो गई, और ये एक तरह से देश के साथ में एक क्या कहें, थोड़ा सा छल करने वाली जो बात सामने आ गई। तो इस कारण से इनको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए अभी तो ये 24 जुलाई को दोनों के बीच में युद्ध भड़का। अभी तक, अभी तक जो है, अगर एक ये किया जाए तो करीब करीब 33 लोगों का डेथ हो चुका है। हालांकि आप जानते ही हैं कि आजकल विश्व में कहीं भी कुछ भी दो देशों के बीच में हिंसा होती है, युद्ध होता है, तो ट्रम्प साहब जो है काफी चिंतित हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध रुक जाए। ये एक अलग बात है कि वो खुद भी ईरान पर हमला कर दिए इजराइल को सपोर्ट में। तो ये एक अलग बात है। तो यहाँ भी जो है आज आज मलेशिया में इसके लिए सीज फायर पर बात हो रही है। और इसमें इन्होंने दोनों देश के जो नेता हैं वो इसमें ये जा रहे हैं और बातचीत चल रही है। ठीक है। तो देखा जाए, उम्मीद है कि जब ट्रम्प साहब बीच में आ गए हैं तब ये हो ही जाएगा। और हमको लगता है कि ट्रम्प साहब जो है इस बार नोबेल पीस प्राइज लेकर ही मानेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। E3 ग्रुप अक्सर चर्चा में रहता है, जो कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। E3 ग्रुप एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज हैं, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस। एक्चुअली चूंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है और ये दोनों यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन प्रभावशाली देश है, इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी जरूरत पड़ता है, तो इस ग्रुप से सहायता लेता है। और ये तीनों जो है देश मिलकर कई तरह से काम करते हैं यूरोप की भलाई के लिए। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं। एक तो जो कि टॉपिक्स अलग अलग है लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं। एक तो अभी आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पर मतलब अभी स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका ये भी सुनना पसंद नहीं करता है कि कोई इजराइल को
कोई इजराइल के अगेंस्ट में बोल रहा है और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के समर्थन में बोल रहा है। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मामला देखा होगा। आपने यूनाइटेड जो नेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशल रिपोर्टर, ये जो है फ्रांसेस्का अल्बनीज, उनको इन्होंने एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड पर्सन के इसमें डाल दिया, जिसमें कि पुतिन वगैरह को डाला हुआ है, जिससे कि वो उनका अमेरिका में जितना एसेट्स है वो सारा मतलब बैंक हो या जो भी जमीन हो, मकान हो, वो सारा फ्रीज हो जाएगा। तो ये सारा अब फ्रांस ने कहा है, फ्रांस ने कहा है कि वो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता देगा 25 ये सितंबर 2025 में। अब अमेरिका एकदम प्रॉम्प्ट है, वो मतलब तुरंत इसने विरोध कर दिया। और ये अ, अभी तक जो है 140 देशों ने स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता मतलब चुका है। अब देखिए, ये जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है, इस पर एक और डेवलपमेंट आज हो रहा है। आज हो रहा है, आप देख रहे हैं, 28 जुलाई, 28 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस में जो है एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, आज अभी चल रहा होगा। ठीक है। अब इस हालांकि इसके आयोजन के लिए जून 2025 में ही एक रिजोल्यूशन पास कराया गया था, जिस पर कि भारत ने भी सहमति दी है, और भारत भी इसमें शामिल हो रहा है क्योंकि सहमति वो दे चुका है। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है वो फ्रांस और सऊदी अरब द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही देश से भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। और हालांकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इजराइल जो है इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से, हालांकि फ्रांस अगर दे देता है मान्यता ये सितंबर 2025 में, तो वो G7 का पहला देश होगा जो कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता दिया है। और आज जो मीटिंग हो रही है, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, उसके लिए 8 वर्किंग कमेटी भी बनाया गया है, और वो भी आज रिपोर्ट देगा, और देखा जाए फिर हम लोग बात करेंगे उस पर, जो कंक्रीट मेजर्स उस पर जो जो दिया है उस पर आज विचार होगा। ठीक है। तो ये एक बात है। अब आते हैं हम लोग बिहार में, जो कि बिहार के साथ क्या दिक्कत है कि बिहार पर जो भी करंट अफेयर्स हैं उन पर बहुत कम ही टीचर्स जो हैं उसको टेकअप करते हैं। आलतू फालतू टॉपिक्स को लेकर जो है अपना पन्ना और किताब मोटा करते रहते हैं। एक तो हम लोग पहला जो टॉपिक लेंगे बिहार से, वो है अशोक के जो 2 स्तंभ हैं, कौन कौन, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ में जो जो स्थित हैं, उनको यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये एक हमारे लिए अच्छी खबर है। एक तो हमारे पास महाबोधि टेम्पल भी है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये दोनों को हम लोग, ये एक उपलब्धि है हमारे लिए। तो एक ये हमारे लिए ये हो गया टॉपिक, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। दोनों जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है, आपको पता होगा। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं। बिहार में सप्लीमेंट्री ग्रांट की मांग की गई, जो अभी मॉनसून सेशन अभी शुरू हुआ था 21 जुलाई से 2000, ये 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 में ये शुरू हुआ था मॉनसून सेशन। ये बुलाया गया था, जो कि इस विधानसभा का ये लास्ट सेशन होगा। इसमें सप्लीमेंट्री ये ग्रांट का डिमांड किया गया था। आपको पता होगा, आपने ये इंडियन पॉलिटी जब पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 115 जो है ये सप्लीमेंट्री डिमांड का पार्लियामेंट में मांग करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो है, जो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, उसमें आर्टिकल 205, तो 115 और 205 में ये डिमांड करता है कि अगर बजट में जो अमाउंट दिया गया है, जो अलॉट हो चुका है, उस वो अमाउंट इनसफिशियंट हो गया, तो उस कारण से ये सप्लीमेंट्री डिमांड किया जाता है। अब ये क्यों इनसफिशियंट हो जाता है? अब जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि बिहार सरकार ने
पेंशन, जो वृद्धा पेंशन जो है, जो पहले 400 रुपया मिलता था पर मंथ, अब उसको 1100 रुपया पर मंथ कर दिया। तो इस तरह का जो खर्च हो जाता, मतलब जो आ, बीच वित्तीय वर्ष में जो निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए ये डिमांड ये किया जाता है। अभी देखिए कि इसमें 57,946 करोड़ रुपए का मांग किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए जानकारी है, जो कि हम परीक्षा में, पीटी में या मेंस में भी हम लोग दे सकते हैं। जो अभी हम लोग मानसून सेशन की बात कर रहे थे, उसमें जो है 6 विधेयक पारित हुए हैं। आजकल जानते हैं कि संसद हो या ये तो विधानसभा या संसद की जो प्रोडक्टिविटी है, जो इफिशियंसी है, वो इसी आधार पर मानी जा रही है कि अ, कितने बिल पास हुए। हालांकि लोकतंत्र में बिल पास होना ही एक मानक नहीं होता है। प्रश्न और प्रश्न का उत्तर, मुद्दों पर चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण होता है, और चर्चा की गुणवत्ता, तो उस पे हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे। तो ये जो विधेयक है, बिहार नगर पालिका विधेयक 2025, ये संशोधन है। ठीक है, बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त, अभी आपने देखा कि बिहार में काफी ज्यादा जमीन से रिलेटेड जो है ये काम हुआ, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब को ठीक करने का काम किया गया। तो उसमें बिहार स्पेशल सर्विस एंड सेटलमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, इसी तरह से ये बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बिल, ये भी अमेंडमेंट है। इसके अलावा जो है ये बिहार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी जो पहला अमेंडमेंट होगा 2025 में। और ये बिहार एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो ये भी अमेंडमेंट है। और बिहार अंडरग्राउंड पाइपलाइन अमेंडमेंट बिल 2025, तो ये 6 बिल्स हैं जिनको कि मॉनसून सेशन में पास किया गया। 5 दिन के सेशन में 6 बिल्स पारित किए गए। अब आते हैं हम लोग वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है, जिसका उद्घाटन कल यानी कि 29 जुलाई को होना है। ठीक है, मुख्यमंत्री ये करेंगे बिहार के। ये एक्चुअली मुख्यमंत्री ये एक्चुअली भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश है, उसके कुछ भाग पर इसको बनाया गया है, और इस पर 550.48 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह 72 एकड़ भूमि में ये अवस्थित है। ये जो अस्थि कलश में जो बुद्ध भगवान का एक पावन जो टुकड़ा या कहिए कि भाग उस पर डाला गया है, वो 1958-62 में खुदाई हुई थी, उसी में मिला था। तो अब ये आपके लिए सवाल हो गया कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ स्थित है। आमतौर से आप बोध गया मार सकते हैं, या आमतौर से आप पटना मान ये मार सकते हैं, लेकिन अब इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये चुनाव आयोग द्वारा ये बिहार में कराया जा रहा है। 24 जून को इसके लिए जो चुनाव, जो भारत का चुनाव आयोग है, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, और 25 जून से ही शुरू हो गया, और 25 जुलाई को खत्म भी हो गया। अब इसमें जो बात जो आ रही है कि हालांकि इस पर पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है। आज 28 जुलाई को, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो टेक्निकल चीज होता है उसके कारण से आज नहीं हो पाया। लेकिन टेकअप किया गया था, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, ना कोई जजमेंट आ पाया, ना कुछ हो पाया। तो वो आगे होगा अभी। अ, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब ये बात शुरू हुआ था, तो उस समय ये सॉरी, उस समय बिहार में 7.89 करोड़ वोटर्स थे। ठीक है, और अभी जब उन फॉर्म जब दोबारा मांगा गया, तो केवल 7.23 करोड़ वोटर्स ने ही अपने फॉर्म को दिया है। अब बात यह है कि इसमें 65 लाख वोटर्स जो हैं
अपना फॉर्म नहीं जमा किए हैं और उनका कुछ इसमें अब वो वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया। अब इसमें देखते हैं कि 65 लाख में ये है कौन कौन। तो 22 लाख तो ये मृतक हैं जिनका कि डेथ हो चुका है। हालांकि जो डेथ जिनका होता है समय समय पर वोटर लिस्ट अपडेट होते रहता है। तो 22 लाख ये मृतक हो गए। 7 लाख का होता है कि जैसे कोई पटना में है और कोई कहीं मोतिहारी में है, कोई रोहतास में है, कोई भागलपुर में है, तो अपना जहां जाता है वहां एक ठो बनवा लेता है। तो वो 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, उनका भी कटा है। 35 लाख अस्थायी रूप से ये 35 लाख अस्थायी रूप से जो है ये यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और 1.2 लाख 1,20,000 मतदाता जो है अभी तक फॉर्म नहीं जमा किया है। तो 65 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा। ठीक है। अ, हालांकि देखिए अब इससे SIR हुआ तो वोटर लिस्ट का तो ये हुआ ही, अपडेशन हुआ, अपडेट किया गया। जो ब्लॉक जो जो बूथ लेवल जो एजेंट्स हैं उनका भी देखिए, जब ये 23 जून को जब जस्ट होने से एक दिन पहले पूरे बिहार में बूथ लेवल एजेंट्स की संख्या 1,38,000 थी, जो कि खत्म जब ये 25 जुलाई वाला जब खत्म हुआ उसके बाद में जो रिपोर्ट आया वो 1,60,000, यानी कि ये बढ़ गया। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बूथ लेवल एजेंट्स जितने भी रहेंगे वो सक्रिय होंगे, वो अच्छी बात होती है। इसी के साथ ये भी एक डेटा निकल कर आया कि बिहार में राजनीतिक दलों की जो संख्या है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो 12 है। और 12 का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। सबसे अधिक जो ये किया गया है, ऐसे तो जो हम ये बताए कि 1,38,680 से बढ़कर जो ये 1,60,000 हुए, तो ये 16% की वृद्धि है बूथ लेवल एजेंट्स में। तो ये इसको याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके अलावा आप देखिए कि कौन सी पार्टी है जिसने सबसे अधिक BLA की नियुक्ति की इस SIR के दौरान। तो वो है माकपा। ठीक है। ये 10,183%, 10,183% की वृद्धि इनके द्वारा की गई नियुक्ति में हुआ। बीजेपी ने भी बढ़ाकर किया है, और हालांकि इसका 3% है, क्योंकि पहले से इसके बूथ लेवल एजेंट्स हैं। एक और ये डेवलपमेंट जो कि बिहार के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। ये है APADA, अपेडा। यहाँ पर आई जो है ये गलत हो गया है। तो ये अपेडा जो है ये एक तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एक बार फिर से हम कह लेते हैं, ये इसकी स्थापना ही हुई थी टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो 13 फरवरी 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन, इसके अध्यक्ष जो है ज्यादातर जो है किसी IAS को बनाया जाता है। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं अभिषेक देव है। ठीक है। तो ये एक बिहार जैसे जो कि कृषि प्रधान राज्य है उसके लिए एक महत्वपूर्ण संस्था हो जाती है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके निर्यात के लिए भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। 9% वेजिटेबल्स में और 7% मक्का में इसका ये बिहार का योगदान होता है। तो अगर इन सभी में निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अब पहले जो है बिहार से बाहर बनारस या कहीं पर जाना पड़ता था और वहां से फिर इसको अप्रूव कराना पड़ता था। अब ये ऐसी बात नहीं होगी, बिहार के पटना से ही हो जाएगा। दूस ये
अगला टॉपिक है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर के बारे में आप जानते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये माना जाता है कि जहाँ महाबोधि मंदिर है अभी, वहाँ पर एक पीपल का काफी प्राचीन वृक्ष था, जिसके नीचे में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और अशोक के समय से ही ये स्थल काफी पवित्र माना जाता है बुद्धिज्म में। इस यहाँ जो महाबोधि मंदिर है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही। और इसके शिखर पर 289 किलोग्राम का सोना का आवरण लगा हुआ है, गोल्ड प्लेट किया गया है। ठीक है। अब इसकी सफाई की जानी है। और ये बिहार, यहाँ थाईलैंड से बिहार जो है वहाँ के विशेषज्ञ आएंगे और इसकी सफाई 12 अक्टूबर से की जाएगी। तो ये एक जानकारी है जिस पर कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी आपको एक नया जो है हम ये टॉपिक ले रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। इस पर हम लोग, देखिए ये इतना उलझा हुआ मामला है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी या चाहे कहीं भी, तो पूरे एनर्जी का प्रोडक्शन उसमें कोल बेस्ड मतलब थर्मल पावर जो है और रिन्यूएबल का उस पर डेटा कलेक्ट करना, ये काफी मेहनत से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं जो कल और आज का जो डेवलपमेंट है, और जो आज जो बात निकल के सामने आई है वो ये है कि अ, अ, बिहार में बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज 2025, ये पॉलिसी लॉन्च किया गया। दो पॉलिसी, एक तो ये पॉलिसी और एक बिहार पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये दो पॉलिसी को लॉन्च किया गया बिहार सरकार द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। इस लॉन्चिंग को यादगार बनाने के लिए दो एमओयू साइन किए गए। ये एमओयू जो है, एक तो BSPGCL यानी कि बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये जो है एक्चुअली LNT, लार्सन एंड टर्बो जो है, इसके साथ में ये किया, एक समझौता हुआ। ये कजरा में जो है, जो लखीसराय में है, ये बिहार का सबसे बड़ा यही सोलर पावर ये प्रोजेक्ट है। 116 मेगावाट और 241 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए जो उसको स्थापित किया जा रहा है, उसके लिए 837 करोड़ रुपए का के लिए निवेश पर हस्ताक्षर हुआ। और ये जो है, यही BSPGCL ने ही, ठीक है ना, इसने 1,000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज की स्थापना के लिए NTPC ग्रीन के साथ में 1,500 करोड़ रुपए का ये निवेश पर MOU साइन किया। इसी के साथ में ब्रेडा ब्रेडा जो है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसने अ, ये ब्रेडा जो है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसने जो है ACCI सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अभी चर्चा में भी था जिस पर हम लोग बाद में फिर बात करेंगे। तो ACCI के साथ में ये करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। तो ये बिहार में एक बढ़िया डेवलपमेंट है जिस पर स्टडी हम लोगों को आगे भी करते रहेंगे, इस पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही इतना ही जो है, ये सारा टॉपिक्स हम लोग देखें और फिर हम लोग आगे इसी तरह से और टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।